चलिए, तो कल मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया था कि एग्जाम कैसे होता है ना। प्रीलिम्स के बारे में हमने बात की थी, मेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कैसे होता है इसका एग्जाम, कैसे कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सा पेपर होता है, सारी चीजों पे हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी, है ना। ठीक है, सिलेबस देखें आप लोग। हाँ, सिलेबस जरूर निकालना। ठीक है, सिलेबस जरूर निकालना। और सिलेबस इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस जो है ना वो इधर उधर के भटकाव से हमको बचा देती है पूरा। ठीक है, हमको ये एकदम क्लियर बता देती है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो ना, तो दो चीजें हमेशा अपने पास में रखिएगा आप। क्या क्या चीजें? पहला, उस एग्जाम का सिलेबस, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और दूसरी चीज, पुराने क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, बहुत जरूरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस हमको ये बता देगा कि हमको क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यू बताता है कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक जाना है। ठीक है, उस क्वेश्चन के डेप्थ को हमको कौन बताता है? पुराना क्वेश्चन बताता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमेशा अपने पास रखिएगा। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस मिल जाएगा आपको सीजीपीएससी के वेबसाइट से, या यहाँ से भी आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। ऑफिस से आप जा करके रिसेप्शन से ले लीजिएगा। सीजीपीएससी के वेबसाइट में जाइएगा। इस वेबसाइट में जा करके 2018 से लेकर के 2025 तक का कोई सा भी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड कर लीजिएगा। किसका? राज्य सेवा परीक्षा का, स्टेट सर्विस एग्जाम। इसका कोई सा भी एक सिलेबस डाउन, मतलब एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट के लास्ट वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा? सिलेबस मिलेगा। तो सिलेबस यहां से अपने को मिल गया सीधा। ठीक, पुराने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? पुराने क्वेश्चन के लिए मार्केट पर हमको थोड़ी सी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, या आप चाहें तो सर्च कर लेना गूगल में। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ गए हैं जहां पर ये आपको फ्री में उपलब्ध करा देता है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि क्वेश्चन पेपर जब मैं हर साल का पढ़ना है मुझे, है ना, मेरे पास 2018 से पेपर रहेगा और 2025 तक का पेपर रहेगा इस साल का मेंस होने के बाद, है नी। तो 8 साल का पेपर हो जाएगा ये। और 8 साल का पेपर मतलब समझो एक सब्जेक्ट के 8 पेपर होंगे। एक सब्जेक्ट के 8 पेपर, लैंग्वेज के 8 पेपर होंगे, है कि नहीं, निबंध के 8 पेपर होंगे, ऐसे। तो वो मोटा बंडल दिखेगा, फिर वो बहुत मोटा बंडल दिखेगा। ठीक है, एक तो बाइलिंगुअल रहता है वो, तो बहुत मोटा बंडल दिखता है। इसलिए मैं ये कहूंगा मार्केट से जा करके ना एक आध बुक उठा लेना जिसमें पुराने क्वेश्चन सारे उपलब्ध हो। ठीक है, अभी जो किताब होगी उसमें 2024 तक की होगी। आप जून जुलाई के आसपास खरीदेंगे तो अपडेटेड 2025 तक का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमको पहले क्वेश्चन को देखना ही है, तो आप एक काम करना, चुपचाप जाना गूगल में सर्च करना सीजीपीएससी मेंस ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर जरूर रखिएगा अपने पास। ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो सिलेबस होना चाहिए और दूसरा पुराने क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। प्रीलिम्स के आपके पास 8 पेपर होंगे, और प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि 8 क्या, आप 2012 से भी इसको देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न तो नहीं बदला है। प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव पहले भी था, अभी भी है। मेंस का पैटर्न जो है, या मेंस का सिलेबस जो है, ये बदला है। एक बार 2012 में बदला था, उसके बाद 2018 में बदला है। ठीक है, तो सिलेबस चेंज होने के बाद का ही हम हमारे काम का है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों चीजें ना अपने पास जरूर रखिएगा। अब हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमको हिंदी भाषा पढ़नी है,
तो हिंदी भाषा की यदि मैं बात करूं तो हिंदी भाषा कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं सर? तो हिंदी भाषा के सिलेबस में कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, याद होगा आपको। टॉपिक का नाम था भाषा बोध। ये सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है आपके। भाषा बोध यानी भाषा के बारे में जानना, ये जानना कि भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भाषा जो वर्तमान हिंदी हम बोलते हैं, इस हिंदी का क्या शुरू से यही रूप रहा है कि रूप बदला है, ये भी हमको देखना है। तो हिंदी का विकास क्रम देखना है। हमारे संविधान में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है, ये भी हमको देखना है। तो बहुत सारी चीजें जो है इस भाषा बोध के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज भाषा बोध के अंतर्गत जो आती है वो है भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है? क्या है दोस्त, भाषा क्या है? आप बताइए, बैठ के बताइए, बैठ कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप क्या बोलते हो? हम्म। हम्म। ठीक है, सेम परिभाषा। भाषा वो माध्यम है जिससे कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, या अपने भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम के द्वारा करते हैं उसी माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। लगभग सभी लोग इस परिभाषा से परिचित हैं और सभी इसको मानते भी हैं। ठीक है, और हमको ये लगता है कि हम ये परिभाषा देख करके एकदम नई परिभाषा बना दिए हैं। ऐसा नहीं है, ये परिभाषा आज से लगभग 2000 साल पहले दी जा चुकी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये परिभाषा एक भारतीय महर्षि के द्वारा दिया गया है। उनका नाम था आचार्य पतंजलि। नाम सुना आपने? नाम सुने आप इनका? हाँ, कौन है आचार्य पतंजलि? महाभाष्य लिखे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप हमारे भारत में षड दर्शन की परंपरा सुने होंगे, 6 दर्शन होता है हमारे यहाँ, है ना। अभी तो पेपर नंबर 6 में भी पढ़ना रहेगा उसको। इनका नाम पेपर नंबर 6 में भी आएगा, आचार्य पतंजलि का। तो आचार्य पतंजलि ने योग सूत्र का प्रतिपादन किया था, योग दर्शन का। ठीक है, योग सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी। योग जो दर्शन है हमारे यहाँ, उसका प्रतिपादन किया था इन्होंने। तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति, बहुत मेधावी, बहुत ज्ञानी। तो आचार्य पतंजलि जो है, इन्होंने सबसे पहली बार भाषा शब्द का प्रयोग किया था, यानी परिभाषा दी थी। भाषा शब्द का प्रयोग तो हुआ था लेकिन परिभाषा दी थी आचार्य पतंजलि ने। आचार्य पतंजलि जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य, ये जो महाभाष्य है, ये आचार्य पाणिनि की पुस्तक पर लिखी गई टीका है। आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है महाभाष्य। टीका कहने का मतलब, टीका कहने का मतलब होता है इलेबोरेट करना, कमेंट्री करना, कमेंट करना। ठीक है, किसी चीज को सरल करके बताना। आचार्य पतंजलि ने ये जो पुस्तक लिखी थी महाभाष्य, ये असल में अष्टाध्यायी का सरलीकृत रूप है। अष्टाध्यायी इसलिए फेमस है पूरी दुनिया में कि ये पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसके पहले कभी व्याकरण के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन पहला व्याकरण लिखा था आचार्य पाणिनि ने। आचार्य पाणिनि ने जब किताब लिखी अष्टाध्यायी, तो उस अष्टाध्यायी में भाषा के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब सूत्र का मतलब होता है
सूत्र कहने का सीधा सा मतलब होता है कोडिफाई लैंग्वेज। हम किसी भी चीज को कोडिफाई करके बताते हैं। तो कोडिफाई लैंग्वेज तो हमेशा कठिन होता ही है दूसरे के समझने के लिए, इसीलिए तो कोड बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। हाँ। तो ये जो आचार्य पाणिनि की पुस्तक थी वो कोडिफाई थी, इसको सरल करने का काम किया था आचार्य पतंजलि ने। और आचार्य पतंजलि ने जिस महाभाष्य की रचना की थी, यही इसी महाभाष्य में सबसे पहली बार परिभाषित किया गया है भाषा को। और भाषा की परिभाषा को देते हुए आचार्य पतंजलि ने लिखा है भाषम व्यक्तायाम वाची। भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। ये परिभाषा दी गई आचार्य पतंजलि के द्वारा। ठीक है, आचार्य पतंजलि ने क्या कहा, परिभाषा पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, कितनी आसान कर दी उन्होंने अष्टाध्यायी को, है कि नहीं। भाषा व्यक्त करती है बोलकर, वाची वाक धातु से बना है, वाक मतलब होता है बोलना। तो भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको, भावों को। कौन से भाव, जो मन में उपजते हैं। तो अगर यहां से कंप्लीट परिभाषा में निकालता हूं भाषा की, तो क्या निकलती है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन के भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है। यही तो आपने कहा था, यही तो आपने कहा था ना कि भाषा एक माध्यम है सर, जिसके द्वारा भावों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, यानी व्यक्त करते हो आप। ठीक है, तो ये आचार्य पतंजलि के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो आचार्य पतंजलि ने ये परिभाषा हमको दी है भाषा की। ठीक, अब यहां से अगर मैं आपको ये बोलूं प्रीलिम्स में इस परिभाषा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो यहां से एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। और धातु का मतलब मेटल नहीं है भाई यहाँ पर, है ना। तो डाउट आता है मन में, मेटल मेटल से थोड़ी बनती है सर भाषा। भाषा का मतलब होता है रूट वर्ड्स, जहां से आप कोई शब्द बनाते हैं। जैसे आप बचपन में संस्कृत पढ़े होंगे स्कूल में, स्कूल में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति पढ़े होंगे ना। उसमें धातु लिखा होता था गम धातु, गम से बनता था गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसा है ना। गम यानी होता है जाना, तो वो जो गम है ना वही धातु है। धातु मतलब होता है रूट वर्ड, जहां से किसी शब्द की रचना होती है। तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इस इसकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। तो किस धातु से मानी जाती है, भाष धातु से। और इसमें ये जो शाह होगा उसमें हलंत लगा होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो षटकोण का शाह है उस पे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। क्योंकि विकल्प एकदम नजदीक नजदीक का देता है, ऐसे देगा विकल्प, भाष है, भाष है, भास है, भाष है। तो अगर हम ये क्लियर नहीं रहेगा तो हम गलत करके आएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब भाषा शब्द के धातु की बात होती है तो वो धातु कैसी है, नीचे षटकोण का श में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, चल तो ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। अब यदि हम बात करें कि भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो भाषा का सबसे पहला गुण है भाषा की परिवर्तनशीलता।
भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती। भाषा ठहरती नहीं है, भाषा बहती रहती है, भाषा परिवर्तित होती रहती है। और इस परिवर्तनशीलता के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और इन बहुत सारे कारणों में तीन ऐसे कारण हैं जिनको सभी भाषा शास्त्री एक मत से स्वीकार करते हैं। ये तीन कारण कौन कौन से हैं? पहला, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। क्षेत्रीयता के प्रभाव में आकर के भाषा अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। कैसे सर? जैसे हिंदी, हमारी हिंदी, जो हम हिंदी बोल रहे हैं, क्या गुजरात में इसी तरीके से हिंदी बोली जाती है? नहीं, वहां रूप अलग है सर हिंदी का। बंगाल में क्या हिंदी ऐसे ही बोली जाती है? नहीं, वहां अलग है। तो हिंदी वही है, लेकिन रूप अलग अलग होता है भाषा का। क्यों होता है? क्षेत्रीयता के कारण। तो कोई भी भाषा हो, वो क्षेत्रीयता के कारण अपने रूप में परिवर्तन करती है। और इसीलिए इंग्लिश को भी देखोगे ना, तो अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग है कि नहीं? हाँ। तो क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण शब्द जो है, भाषा जो है, वो अपना रूप बदलती है। दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव। भाषा समय के प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन करती है। इसको ऐसे समझिए कि हिंदी हम आज बोल रहे हैं, क्या हिंदी का यही रूप 500 साल पहले रहा होगा? 500 साल पहले ऐसी थी हिंदी? नहीं थी, अलग थी सर। वहां पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता था, है नहीं? वहां पर बदलाव नहीं हुआ था सर उतना ज्यादा जितना आज हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि भाषा जो है वो समय के कारण धीरे धीरे करके आगे बदलती रहती है। हो सकता है कि 2000 साल 3000 साल के बाद हिंदी का अस्तित्व ही ना हो। बिल्कुल संभव है। हमको थोड़ी पता है कि 2000 साल पहले जो है वो मानव सभ्यता में कौन सी भाषा में वो बात करते थे। हमको थोड़ी पता है। एग्जैक्ट पता है क्या? नहीं पता सर। हाँ, साहित्य पता है हम लोग को, कुछ कुछ साहित्य हैं, तो उसके आधार पर केवल अनुमान लगाते हैं हम लोग। एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। हो सकता है 2-3 हजार साल के बाद हिंदी का अस्तित्व ही ना हो। संभव है। या यूं बोला जाए कि हिंदी का नाम बदल जाए, हिंदी अलग रूप में प्रचलित हो जाए, बिल्कुल संभव है। ठीक है। तो समय के प्रभाव में आकर के भी भाषा अपने रूप में परिवर्तन करती है। तीसरा है भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। भाषा सांस्कृतिक संक्रमण के प्रभाव में आकर के भी अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है सर? दो संस्कृतियों का आपस में मिलना। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तो उस मेल के परिणाम स्वरूप एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में, यानी एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में, और दूसरी संस्कृति के शब्द पहली संस्कृति में आते हैं। और ये हमेशा होता है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप अगर सोचोगे ना कि बीच में ढाल पकड़ के रोक लेंगे इसको, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है ये। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं, तो एक संस्कृति में, अब हर संस्कृति से एक भाषा जुड़ी होती है। जैसे भारतीय संस्कृति है तो यहाँ से हिंदी जुड़ी है, यहाँ से संस्कृत जुड़ी है, यहाँ से तमिल है, यही तेलुगु है, यही मलयालम है, उड़ीसा है, उड़िया है, सब हमारी भाषाएं हैं, है कि नहीं? जब ये भाषाएं दूसरे भाषाओं के संपर्क में आती हैं, तो उस भाषा से शब्दों को ग्रहण करती हैं। होता है ऐसा। इसके कारण भी भाषा का रूप बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे देखो, जैसे हमारे यहाँ भारत में जब संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रचलन था, तो उस समय लोग प्रतीक्षा करते थे दूसरे की, है ना? कोई मित्र आ रहा है तो बोलते थे मैं मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ऐसा। फिर दिल्ली सल्तनत वाला काल आया, मुस्लिम शासन आया आया हमारे यहाँ, उर्दू का प्रचलन बढ़ा, फारसी का प्रचलन बढ़ा। धीरे धीरे हम इंतजार करने लगे। अब प्रतीक्षा नहीं करते थे, अब क्या करने लगे? आज वेट करते हो ना? कारण
भाव तो वही है तीनों का, लेकिन शब्द दूसरी भाषाओं के हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक है। हाँ। तो सांस्कृतिक संक्रमण के कारण भी भाषा अपना रूप बदलती है। और देखो कई बार ऐसे ऐसे शब्द आपको हमारी हिंदी में दिखेंगे ना, जो मूलतः हिंदी के है ही नहीं, वो दूसरी भाषाओं से ही आए हैं, और ये हमारी भाषा में इतना रच बस जाते हैं कि हम इनका हिंदी अनुवाद करते भी नहीं है। कैसे सर? जैसे आलू। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब मुझे नहीं लगता कि आप आलू को किसी अन्य नाम से बुलाते होंगे। किसी अन्य नाम से बुलाते हैं? नहीं बुलाते, आलू को आलू बोला जाता है सर, है कि नहीं? हाँ। जैसे बंदूक, और किसी नाम से जानते हैं आप उसको? नहीं जानते सर। बंदूक को बंदूक ही कहा जाता है कि नहीं? हाँ। आप उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। अगर आप जानते भी हैं तो आप उसको व्यवहार में लेकर के नहीं आते। जैसे आप कुर्सी को अधिकांशतः चेयर ही बोलते होंगे, है कि नहीं? आप दरवाजे को द्वार नहीं बोलते होंगे, दरवाजा ही बोलते होंगे। पुर्तगाली भाषा का शब्द दरवाजा, है कि नहीं? हाँ। तो दूसरी भाषाओं से शब्द हमारे यहाँ जब आते हैं तो ये इतना रच बस जाते हैं कि हम इनका हिंदी अनुवाद करते भी नहीं है। ठीक है। तो ये सांस्कृतिक संक्रमण का भाषा पर प्रभाव है, और भाषा इन सब के प्रभाव में रहती है। इसीलिए भाषा का रूप कभी भी स्थायी नहीं रहता, वो बदलती रहती है। भाषा का रूप बदलता रहता है। ठीक, ये परिवर्तनशीलता है भाषा की। अगला है, अगला है भाषा में और कौन से गुण होते हैं सर? तो भाषा का अगला गुण है भाषा की यादृच्छिकता। दुनिया की हर भाषा यादृच्छिक होती है। हर भाषा में यादृच्छिकता पाई जाती है, दुनिया की हर भाषा में। कैसे पाई जाती है सर? देखो सबसे पहले तो यादृच्छिक शब्द को समझना होगा। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडम। ठीक है। और किसी भी भाषा में ये जो रैंडमनेस है, ये जो यादृच्छिकता है, ये दो रूपों में पाई जाती है। कैसे? देखो, पहला, किसी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होना, ये यादृच्छिकता है। रैंडमली आपने नाम रखा है, आप उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाते हो। कैसे? कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कोई लॉजिक है तो बताओ। कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोला जाता है, पंखा क्यों नहीं बोलते? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। कमल को कमल ही क्यों कहा जाता है, पानी क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं। पानी को पानी ही क्यों कहा जाता है, जानवर क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं है। तो लॉजिक का अभाव होता है, तर्क का अभाव होता है। वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होना, यह भाषा की यादृच्छिकता को दिखाता है। भाषा रैंडमली चलती है। ठीक है। दूसरी बात कि हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है, यह भी एक प्रकार की यादृच्छिकता है। हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है, यह भाषा की यादृच्छिकता है। ये हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम रहेगा। जैसे हिंदी में ये वस्तु कुर्सी है, तो यही वस्तु अंग्रेजी में चेयर है। वो हिंदी में द्वार है तो पुर्तगाली में दरवाजा है, अंग्रेजी में डोर है, गेट है। हिंदी में खिड़की है, संस्कृत में वातायन है। संस्कृत में वातायन है, हिंदी में खिड़की है, अंग्रेजी में यही विंडो है कि नहीं? कोई अन्य वस्तु थोड़ी है सर, ये वही वस्तु है। भाषा बदली तो इसका नाम भी बदल गया। दीवार, वॉल है सर, संस्कृत में भित्ति है। ठीक है। हाँ। तो शब्द जो है वो अपना रूप स्वयं निर्धारित करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का तर्क नहीं होता, ये लॉजिक से परे है। इसी चीज को बोला जाता है यादृच्छिकता।
वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होना, ये भाषा की यादृच्छिकता है। अगला है तीसरा गुण, हर भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है। हर भाषा का ये स्वभाव है कि वो कठिन से सरल होती जाती है। हर भाषा, हर भाषा का प्रारंभिक रूप थोड़ा सा कठिन होगा, वो धीरे 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 करके अपना रूप बदलता है और बदल करके अन्य रूप में आ जाता है। जैसे जैसे हमारे लिए क्षीर बोलना कठिन था, क्षीर, हमने उसको खीर बना दिया, कठिन था रूप, हमने क्या कर दिया, सरल कर दिया। देखो, एक ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानवीय प्रवृत्ति होती है। क्या बोलती है मानवीय प्रवृत्ति? मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि आप कठिन शब्द का उच्चारण मत करो। तो क्या करो, आप कठिन शब्द को अपने तरीके से सरल कर दो और वो सरल रूप को व्यवहार में लेकर के आओ। ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति होती है। इसीलिए आप देखना, जितने शब्द कठिन लगते हैं हम उनको अपने तरीके से सरल करते हैं। होता है ऐसा? आज अगर आप गांव जाते होंगे, गांव में रहते होंगे, तो हर दिवाली में गांव का कोई ना कोई आदमी ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर नहीं खरीदता। समझ रहे हो बात? क्यों नहीं खरीदता? ट्रैक्टर बोलना कठिन है, ट्रैक्टर बोलना आसान। आज भी हम लोग जब गांव में खेलने के लिए जाते हैं ना, कभी क्रिकेट विकेट, तो 90% जो बच्चे हैं, 90% जो लोग हैं खेलने वाले, वो क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग गांव वाले, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, हम लोग क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्रिकेट बोलना आसान है, क्रिकेट बोलना कठिन है। समझिए बात? तो कोई भी शब्द जो कठिन है उसको अपने तरीके से मैं सरल कर दूं, ये भाषा के रूप को भी प्रभावित करेगा और भाषा का रूप इससे क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बदल जाएगा रूप। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे लिए नारिकेल बोलना कठिन लगा, नारियल बना दिए। कपर्दिका बोलना कठिन लगा, कौड़ी बना दिए। कौड़ी जानते हैं ना? हाँ। करपट बोलना कठिन लगा, कपड़ा बना दिए। अग्नि बोलना कठिन लगा, आग बना दिए। शब्द को रूप देखो बदल रहा है कि नहीं? दुग्ध बोलना कठिन लगा, दूध बना दिए। दधी बोलना कठिन लगा, दही बना दिए। पानीय बोलना कठिन लगा, पानी बना दिए। शब्द क्या हो रहा है, बदल रहा है। और शब्द का रूप बदलेगा तो स्वभावतः भाषा भी अपना रूप बदलेगी, भाषा का रूप भी बदलेगा। क्लियर है? तो भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है 4 5 6 पीढ़ी के बाद आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो 5 पीढ़ी बाद वाले बच्चों को कठिन प्रतीत हो, और वो क्या करे, उसको अपने तरीके से पुनः सरलीकृत करे और उसी सरलीकृत रूप को आने वाली पीढ़ियों को पास ऑन करते जाए। इससे क्या हो जाएगा, भाषा का रूप बदल जाएगा। ठीक है? तो भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है और ये सरलता इसीलिए भाषा को मिली हुई है क्योंकि इसके गुणों में है कि भाषा सदैव परिवर्तित होती रहे। ठीक है? चलो, तो भाषा का प्रवाह यदि आप देखें, देखो भाषा का प्रवाह, भाषा सरलता की ओर अग्रसर है, इसका मतलब भाषा का प्रारंभिक रूप जो होगा वो कठिन होगा, वो धीरे धीरे समय के साथ ऐसे 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 सरल होती जाएगी। ऐसे है नहीं, सरल होती जा रही है भाषा। दिख रहा है ना? हाँ हूँ, हाँ होते रहना चाहिए क्लास में। पता है क्लास में हाँ हूँ नहीं होता ना, या हाँ हूँ अगर कोई जहां पर जरूरी है वहां नहीं होता, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग चूक जाते हैं। ठीक है? क्यों चूक जाते हैं? जैसे पार्वती अमर कथा चूक गई थी, कहानी याद है? कहानी जान रहे हो आप लोग? एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान ना बोले चल तेरे को अमर कथा सुनाता हूँ, बोले बाबा, पार्वती मैया को। और अमरनाथ की गुफा के पास पहुंचे। अब अमर कथा जो है ना वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसको किसी जीव को नहीं सुनाया जा सकता था।
तो उन्होंने क्या किया, डमरू बजाया। डमरू बजाने से क्या हुआ कि उसमें से 14 नाद निकले, 14 नाद, जिसको पतंजलि ने वर्णमाला के रूप में लिखा है। अयोन रिल रिक अयोच अयोंग अयवरट लण, ऐसे करके 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों, कभी गूगल में सर्च करके देखना, पतंजल सूत्र या पतंजलि सूत्र करके, ठीक है, तो 14 सूत्र मिलेंगे आपको। तो डमरू बजाए, अब डमरू बजाए तो वहां पर के जितने जीव थे ना, वो सब बाहर चले गए। अब शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे को ना कहानी तो सुनाऊंगा, अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में हाँ हूं करते रहना, क्योंकि मैं जब कथा सुनाऊंगा तो एकदम ध्यानस्थ होकर के सुनाऊंगा, है नहीं। अब अच्छे वक्ता लोग होते भी हैं, अच्छे वक्ता जब बोलते हैं ना तो पूरा डूब जाते हैं बोलने में, ठीक है। तो शंकर भगवान बोलना चालू किए ध्यान में। अब पार्वती थोड़ी देर सुनी 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 सुनी, आधे घंटे बाद झपकी आ गया, नींद आ गई। अब नींद आ गया, नींद आ गया, थोड़ी देर तक हाँ हूँ की, उसके बाद फिर सो गई वो। लेकिन फिर भी हाँ हूँ चल रहा था। क्यों चल रहा था? उसी गुफा में एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता पूरी कथा चलते तक हाँ हूँ किया और अमर हो गया। वही सुखदेव है जिसने महाभारत की रचना की है, ठीक है। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता जिसको बोलते हैं ना, वो उन्होंने लिखा है, सुखदेव जी ने, ठीक है। उन्होंने पूरी कथा कही है, पूरी कथा कही है, लिखे तो वेद व्यास है, लेकिन पूरी कथा वही बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज समझ में आता है कि जीवन में हाँ हूँ कितना जरूरी है नहीं? हाँ। चल, हाँ, तो देखो भाषा का रूप देखो, भाषा का रूप प्रारंभ में कठिन था, धीरे 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 करके क्या हो गई, ये सरल हो गई भाषा, ठीक है। अब इसका प्रवाह यदि हम ध्यान से देखें तो इसका प्रवाह पानी के जैसा नहीं है। पानी भी तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही चलता है कि नहीं? पानी का बहाव किसी दिशा में तो होता है, कभी भी नीचे से ऊपर चलती है, चलता है क्या पानी? नहीं चलता है सर। तो चूंकि इसका प्रवाह कठिन से सरल की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है, और इसीलिए कबीरदास ने भाषा को बहता नीर कहा है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है कि भाषा को बहता नीर किसने कहा है? तो भाषा को बहता नीर किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि भाषा को बहता नीर कहा है किसने? कबीरदास जी ने। ध्यान रहेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना, भाषा को बहता नीर किसने कहा है? तो कबीरदास जी ने कहा है। ये तीसरा गुण है, ठीक है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? बहता नीर, है ना, संस्कृत पूर्व जल, भाषा बहता नीर, कबीरदास कहते हैं। संस्कृत जो है वो कुएं का पानी है, क्योंकि उसका रूप नहीं बदला है। आज तक बदला है कि आज भी संस्कृत वही पढ़ते हैं जो वेदों में लिखा हुआ है, उसी उसी तरीके से पढ़ते हैं वेद। या तो वेद वाला या तो पुराण वाला, दो ही टाइप का तो संस्कृत है। वेद वाला संस्कृत वैदिक संस्कृत है, पुराण वाला संस्कृत लौकिक संस्कृत है, ठीक है। हाँ, चले। तो भाषा का गुण है कि वो सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा अपना रूप धीरे 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 करके बदलती रहती है, ठीक। इसीलिए भाषा को बहता नीर कहा है किसने? कबीरदास जी ने। तो ये भाषा के कुछ गुण है। भाषा की परिवर्तनशीलता, भाषा में यादृच्छिकता पाई जाती है, भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है, सदैव सरल होती जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे गुण हैं। जैसे भाषा संस्कृति की वाहक होती है, भाषा एक संस्कृति से जुड़ी होती है। आप किसी, मान लो आपको कभी विदेश जाने का मौका मिला, आप विदेश गए हो। अब विदेश में तो पूरे अंग्रेजी गाने चलते हैं,
एक आठ दुकान में आपको जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता सेवरी लागो में तोर चलता हुआ सुनाई दे दिया। आप ना चाहते हुए भी वहां जाकर के बात करोगे, कौन गांव खरच बिया, कौन जिला ला है नहीं? क्यों? वो हमारी संस्कृति से जुड़ा आदमी है, पता चल गया ना हमको, संगीत से पता चल गया। और ये संगीत अंततः है किस में? भाषा छत्तीसगढ़ी में है सर, है नहीं? अगर हिंदी में चलेगा तो भी जाओगे। आप पूछोगे अरे भैया भारत में, भारत से हो आप, कहाँ से हो, आप पूछोगे उसको। ठीक है। हाँ, तो ये हमारी संस्कृति की महक होती है। इसके अलावा भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है कि नहीं? बच्चों को देखना, बच्चे वही भाषा सबसे पहले सीखते हैं जो मम्मी पापा बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए भाषा के बारे में कहा जाता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सीखी जाती है। आप भाषा सीख सकते हो, लेकिन भाषा पुश्तैनी संपत्ति नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा अर्जित संपत्ति। आप इसको सीखते हो, आप इसको एक्वायर करते हो, सीखते हो आप। ठीक है। तो बहुत सारे गुण है भाषा के, ये प्रमुख गुण है, यहां से क्वेश्चन उठाता है कई बार। ठीक है। तो भाषा बोध में सबसे पहली चीज है भाषा की परिभाषा, दूसरा है भाषा के गुण। अब आते हैं हम लोग इसी में भाषा के प्रकारों में, और देखते हैं कि भाषा में कौन कौन से, भाषा के कौन कौन से प्रकार संभव हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूं भाषा के प्रकार, तो इसका मतलब क्या होता है? भाषा के प्रकार कहने का मतलब क्या है? अच्छा, भाषा का मतलब क्या? भावों को अभिव्यक्त करने का तरीका, यही होता है ना? मतलब हम भावों को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये भाषा है। और कितने तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये भाषा के प्रकार कहलाएगा। हम अपने भावों को कितने तरीकों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसे ही कहा जाएगा भाषा के प्रकार। तो भाषा के बेसिकली देखा जाए तो तीन प्रकार संभव होते हैं, तीन प्रारूप संभव है। कौन कौन से तीन प्रारूप? पहला प्रारूप ये है कि हम अपने भावों का संप्रेषण करें ध्वनियों द्वारा। हम अपने भावों का संप्रेषण कैसे करें? ध्वनियों द्वारा। और जब अपने भावों का संप्रेषण ध्वनियों द्वारा किया जाता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें भावों को संप्रेषित करने के लिए हम सहारा लेते हैं ध्वनियों का। इसका एकदम सरल उदाहरण पता है क्या है? अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से भावों का संप्रेषण होता है। मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में अर्थ छुपा हुआ है। आप चूंकि इस भाषा को समझते हैं, इसलिए मेरे द्वारा बोली जा रही ध्वनियों के छुपे हुए अर्थ को भी आप जान पाते हैं। और इस तरीके से मेरे भावों की अभिव्यक्ति आप तक हो जाती है। मेरे भावों का संप्रेषण आप तक हो जाता है, मैं अपने भावों को आप तक पहुंचा पाता हूं। ठीक है। तो भावों का संप्रेषण करने के लिए यदि ध्वनियों का सहारा लिया जाए तो भाषा के उस प्रारूप को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा, आप अपने भावों का संप्रेषण करने के लिए सहारा लेते हैं ध्वनि चिन्हों का। ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होता है सर? ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब होता है ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाए उनको कहा जाता है
ध्वनि चिन्ह। जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई ये क्या है, क्या लिखा है? का। अच्छा, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने जब ये चिन्ह बनाया तो आपके मुंह से एक विशेष प्रकार की ही ध्वनि निकली है। वो ध्वनि इस चिन्ह विशेष से बंधी हुई है। आप इसको अमेरिका में भी जाकर के पढ़ोगे तो क ही पढ़ोगे, आप अंतरिक्ष में भी जाकर के पढ़ोगे तो क ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि ये चिन्ह एक विशेष ध्वनि से बंधा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा गया है? ध्वनि चिन्ह। ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये ध्वनि चिन्ह है। अगला, तो जब भावों का संप्रेषण ध्वनि चिन्हों के माध्यम से होता है तो भाषा के इस प्रारूप को क्या कहा जाएगा? लिखित भाषा कहा जाएगा। अब इसका उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ होता है क्या? बताना तो, कि न्यूज़पेपर खोले, वहां से आवाज आना शुरू हो जाए। नहीं होता ना? नहीं होता सर। पुस्तक खोले, वहां से आवाज आना चालू हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वहां पर यदि आप ध्यान से देखें ना तो कुछ चिन्ह बने हुए हैं। उन चिन्हों के संयोजन से सार्थक शब्दों का निर्माण हुआ है। और चूंकि आप उस भाषा को जानते हो तो लिखने वाले का भाव आप तक पहुंच जाता है। होता है ऐसा? हाँ। तो ध्वनि चिन्हों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। अब तीसरा है इसमें संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण होना। संकेतों द्वारा भी भावों का संप्रेषण होता है, और जब संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। भाषा के इस प्रारूप को क्या कहा जाएगा? सांकेतिक भाषा। अच्छा, इसका उदाहरण बता सकते हैं आप लोग सांकेतिक भाषा का? हम्म? ब्रेल लिपि ना, ब्रेल लिपि लिखित भाषा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्रैफिक सिग्नल है नहीं? ट्रैफिक सिग्नल में, अच्छा एक चीज बताओ, ट्रैफिक सिग्नल में जब रुके होगे तो क्या वहां से कोई आवाज आती है क्या? अरे इधर से आने वाले चलो, गांधी चौक से आने वाले चलो, उधर से आने वाले रुको, ऐसा कुछ आवाज नहीं आती? अच्छा, तो कुछ लिख के आता है क्या? इधर से आने वाले चलो, उधर वाले रुको, कुछ नहीं आता। वहां केवल 3 प्रकार की लाइटें लगी होती है और उन लाइटों के विहित अर्थ होते हैं। लाल है तो रुकना है, हरा आया तो चलना है, नारंगी आया तो तैयार रहना है। विहित अर्थ है वो उनका। आप चूंकि उस भाषा को जानते हैं तो आप ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन कर पाते हैं, है कि नहीं? जो नहीं जानते हैं वो कैसे अनुपालन करेंगे? नहीं कर सकते। तो चूंकि यहां पर भी भावों का संप्रेषण हो रहा है, और भावों का संप्रेषण करने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको भाषा के प्रकार में शामिल किया जाता है। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 मत ले लेना, वहां पर आंसर लिया जाएगा केवल 2। ठीक है, मान लो कभी क्वेश्चन आया भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर कितना लेना है? 2 लेना है, 3 मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता। और ये किसने कहा है?
ये खुद कहा है आचार्य कांता प्रसाद गुरु ने। अब ये कौन आदमी है, कौन है कांता प्रसाद गुरु? नाम सुने कभी? नहीं सुना है नाम? नहीं सुने? छठवीं से जिसका व्याकरण पढ़ रहे हो आपको उनका नाम नहीं पता? हिंदी का व्याकरण लिखा है उन्होंने। ठीक है, हिंदी के व्याकरण की रचना किसने की है? कांता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, आचार्य कांता प्रसाद गुरु ने इनको लिखने के लिए बोला था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो वहां पर आएगा। ठीक है, तो आचार्य द्विवेदी जी के कहने पर कांता प्रसाद गुरु ने लिखा था ये साहित्य, हिंदी का व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण। ठीक है, उसके पहले एक रचना और लिखे थे, वो भैंसासुर वध। ठीक है, आएगा जब समय आएगा ना तो पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन आएगा भाषा के कितने प्रकार संभव होते हैं, तो भाषा के कितने प्रकार संभव है, केवल 2 आंसर में लेना है, 3 नहीं लेना है। ठीक है, सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो कांता प्रसाद गुरु ने इसका एक तर्क दिया कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिख पाना संभव नहीं है, इसीलिए इसको भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण की अनुपलब्धता या व्याकरण के ना लिखे जाने के कारण सांकेतिक भाषा भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, चलो, तो ये है भाषा के प्रकार। तो आपने अभी तक ये देखा कि भाषा क्या है, भाषा की व्युत्पत्ति किस धातु से होती है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा को बहता नीर किसने कहा है, इसके बाद आपने देखा भाषा के प्रकारों को। क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो, बताओ भाई। चल, अच्छा, हाँ पीछे वाला ऑन कर देना। चल, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई भाषा की बात कि भाषा क्या है ना। अब एक टॉपिक हम लोग चालू करेंगे जिसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा कैसे वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। ठीक है, कैसे वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है इसको हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है हिंदी का विकास क्रम। हेडिंग डाल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस 2024 में आया था। चौबीस में या 21 में आया था, सॉरी, हाँ। हिंदी का विकास क्रम, ये हमको देखना है। अच्छा, हिंदी का विकास क्रम कहने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? हम जब बोलते हैं हिंदी का विकास क्रम, मतलब क्या हुआ? देखो एक चीज समझना, दुनिया की ना कोई भी भाषा ऐसी नहीं होती जो अचानक से 10 मार्च को पैदा हो जाए कर दे ना। दुनिया की आज तक कोई ऐसी भाषा नहीं बनी।